Hello everyone, this is SD Parmar and again you all are welcome back to Clara classes. Class 11 Biology. Last time we had completed chapter number 1 Living World and today we are starting with chapter number 2 Biological Classification. Trust me, this is a really very much interesting chapter because the things are all about our existence. मतलब थोड़ा कैसे समझाऊँ मैं, जैसे हम कैसे एग्जिस्टेंस में आए. लाइक यू पीपल हैव मस्ट लर्नड हिस्ट्री. और आप लोगों ने देखा है हिस्ट्री में कहते हैं कि जो बहुत सारे साल पहले द प्रिमिटिव मैन हु वाज लिविंग इन जंगल एरिया एंड ऑल, उसको पता नहीं था कि कैसे जीना है. वो ऐसे ही जी रहा था, उसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं था. हम सबकी लाइफ का एक स्पेसिफिक पर्पस है, स्पेशली ह्यूमन बीइंग, एंड दैट इज ओनली व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड अ जीनियस क्रीचर ऑफ गॉड. और सबसे बेस्ट क्रिएशन है भगवान का. पर ये बेस्ट क्रिएशन बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये इस तरह से एग्जिस्टेंस में नहीं आया. मतलब हमने भी अपने सर्वाइवल के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत मेहनत की है. वी स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड सो मैनी थिंग्स वी हैव डन, मीन्स फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू मॉडर्न मैन. एंड व्हाट द थिंग्स वी हैव डन, क्यों ये सब करने की ज़रूरत पड़ी, दिस एवरीथिंग इज़ देयर इन योर दिस यूनिट 1, जिसका बिगिनिंग हम लोग आज कर रहे हैं इस चैप्टर नंबर 2 से, द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो थोड़ा पहले हम लोग इसके बिगिनिंग की प्रोसेस के ऊपर जाते हैं. जैसे इन द फर्स्ट चैप्टर आई हैड टॉट यू अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ दे केम in a close relationship and they started to form a cluster. एक सेल, छोटे छोटे सेल एक दूसरे के पास कनेक्ट होकर वो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बने और फिर उस तरह से प्लांट और एनिमल किंगडम आया है. पर यहाँ हम लोग सिर्फ प्लांट और एनिमल के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज वी नो दैट रादर देन प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो सो मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग ऑन द अर्थ अराउंड अस ओनली. जैसे यहाँ मेरे आसपास भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें मैं देख नहीं सकती अभी, पर वो है. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द घोस्ट एंड स्पिरिट्स एंड एवरीथिंग. मैं उन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. वी नीड अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप. मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. शायद आप लोगों को पता नहीं होगा बट आवर ओन बॉडी जितनी हमारी नहीं है उतनी माइक्रोबियल है. इसको बहुत अच्छा एक सुंदर टॉपिक है माइक्रोबायोमी. मतलब क्या है कि हमारी बॉडी पर इतने सारे माइक्रोबियल फ्लोरा है कि हमारी बॉडी जितनी हमारी नहीं है उतनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है. जैसे कि आपको शायद ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस की हो तो कभी कभी अनडाइजेशन की वजह से ना हमारा मूड भी ख़राब रहता है. क्या रीज़न है? बिकॉज हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ओवर दैट लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस आर there and who are responsible for the food digestion. कभी कभी क्या होता है कि गंदे फ्लोरा मीन्स undesired microorganism when they deposited on our body, on our skin or into our digestive tract, at that time हमारा मूड भी ख़राब हो जाता है. मतलब माइक्रोबियल फ्लोरा जो हमारे आसपास है, हमारी बॉडी पर है, वो हमारे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर करते हैं. हमारे गट बैक्टीरिया जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीज़ें बहुत असर करती है. और जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जो हम वैक्सीन्स लेते हैं, वो भी कुछ नहीं, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही कल्चर है, चाहे लिविंग फॉर्म में या नॉन लिविंग फॉर्म में. मतलब हमारी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है. और हमारा एग्जिस्टेंस इट इज़ ऑल्सो थैंकफुल टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली. तो शुरू से बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन. आई होप यू पीपल कैन सी दैट. सी आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स ओवर द बोर्ड, क्यों क्लासिफिकेशन करना पड़ा एंड एवरीथिंग. आई विल ड्रॉप अ पिक ऑफ द राइट अप एट लास्ट. तो भाई क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सो लाइक बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिस्ट थे ना जिनको खाली बैठना पसंद नहीं था, एंड दैट इज़ वाई दे वर स्टडिंग अ लॉट दे वर स्टडिंग एंड दे फाउंड आउट दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो लिविंग अराउंड अस, नॉट अराउंड अस बट अमोंग अस ऑल्सो, विद इन अस ऑल्सो, ओवर अस ऑल्सो एंड अराउंड अस ऑल्सो, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. एंड देन आफ्टर देयर वॉज अ हिस्टोरिकल इन्वेंशन कॉल्ड माइक्रोस्कोप. और माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें पता चला कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग कंडीशंस में हैं जो हमें दिखते नहीं हैं पर वो है और हमारी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा है वो.
और इसी के बेसिस पर सबसे पहले क्लासिफिकेशन जिन्होंने स्टार्ट किया दैट वाज एरिस्टोटल। सो पहले बात करते हैं हम लोग कि ये क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि when scientists are trying to find all the thing, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि मैनर ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था KPC ऑफ जीनस एंड स्पीसीज। ओके, तो ये करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि अबाउट द ऑर्गेनिज्म हुम वी आर लर्निंग वो किस किंगडम से है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका जीनस क्या है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिजेंबलनेसेस क्या है, about what criteria are they similar to each other, what are the differentiation between them, these all things we need to understand, and that is why classification was done. Rather than this much criteria only, evolution को समझने के लिए भी classification काफ़ी हद तक ज़रूरी है। फाइलोजेनी जिससे हम कहते हैं, हमारा अपना एग्जिस्टेंस, इसके लिए भी हमें क्लासिफिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। सो दिस ऑल वर द रीजन्स वाई द क्लासिफिकेशन वॉज डन। Now we will move on with the system of classification. So earlier when scientists started to learn about classification, जैसे कोई एक आदमी ही एक ही चीज़ को पढ़ ले और उसको ही 100% प्रूव कर दे, ये साइंस में पॉसिबल नहीं है। So many people were studying, कुछ लोगों का जो स्टडी है दैट वाज प्रूवन, दैट वाज कंप्लीटेड, जिसे बुक्स में मेंशन किया गया है, बट सो मैनी वर ऑल्सो लाइक दैट जिसका नाम बुक्स में नहीं आया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि देयर स्टडी वाज फेल्ड, बिकॉज व्हेन द पर्सन इज लर्निंग समथिंग। जैसे अगर हम लोग बात कर ले थॉमस अल्वा एडिसन की, तो एक बार ऐसा हुआ था कि ड्यू टू सम फिनोमेना, ड्यू टू सम रीज़न उनकी लेबोरेटरी में आग लग गई and everybody was crying. His all workers, our neighbors, family members, his wife, son, everybody was crying. But Alva was so much natural. He was standing very much relaxed. And when one person asked him that why are you like this, तो उन्होंने बताया कि अच्छा हुआ कि ये सब कुछ जल गया, क्योंकि मैंने लोगों को वो थाउजेंड्स तरीके दिए हैं जो जिससे उनको पता चलेगा कि ये ऑलरेडी फेल्ड तरीके हैं और वो उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो मतलब क्या है कि हम लोग जब नई चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं तो सो मैनी प्रोहिबिशंस विल कम, और क्लासिफिकेशन को बनाते वक्त भी, या तो टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, so many prohibitions were coming. So one by one first we will clear the methods of classification, जिसमें सबसे पहले है 3 system of classification. So let us start with classification system, and first one is the 3 classification system. What was the 3 classification system? That is, first one was ancient system of classification, or we also call it artificial system of classification. Sorry. The second was natural system of classification. And the third one was 2 kingdom classification. Okay, so these were the 3 systems of classification at first which was studied. So we will go in the detail of each and every classification system.
So first one, artificial system of classification. This was studied in 350 BC, very much older, by the great Aristotle. So सबसे पहले एरिस्टोटल ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम या एंशिएंट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था इन 350 BC, एंड द बेसिस व्हाट ही हैज यूज्ड दैट वाज अ वेरी मच कॉमन और एकदम लाइक वी कैन से दैट too much what should I say, a lower criteria he had used, like right now we know that all the living organism on the earth, we all are having specific component in our body that is called blood. हमारा खून लाल है, तो हम क्या समझते हैं कि प्लांट को हम जब तोड़ते हैं, फ्लावर को जब हम प्लग करते हैं तो खून नहीं निकलता, मतलब उनके पास खून नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. आप क्लास 11 में ऑलरेडी एक नई चीज़ पढ़ोगे, सेल, जिसके अंदर प्लास्टिड्स हमको पढ़ने हैं. 3 kind of plastids are there. In that chapter I will explain you in the detail, but what I want to say that इन्होंने जो क्राइटेरिया दैट वाज अबाउट द ब्लड मीन्स द RBC. RBC मीन्स रेड ब्लड सेल, मीन्स अवर ब्लड इज ऑफ रेड कलर. इसका पूरा क्रेडिट जाता है द प्रेजेंस ऑफ RBC. So what did he do? Aristotle used this criteria only, and based on this criteria he classified organisms into 2 categories only. One, those who were having RBCs, means we animals, and the other, those who were not having RBCs, means plants. तो इसी बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया. But unfortunately this was not convenient for all the biologists to understand. जैसे in the beginning only I had told you that classification is studied to understand evolutionary relationship, interrelationship which is persisting among organisms. किन किस रीज़न की वजह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये कुछ भी इसके थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो रहा था प्रॉपरली. They were not able to understand, and that is why this was not accepted. Study went on further. सेकेंड सिस्टम आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इन्होंने सिर्फ इस क्राइटेरिया को नहीं लिया, बट हियर द क्राइटेरियाज वर यूज्ड वाज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एंड इंटर रिलेशनशिप persisting among organisms. So natural system of classification was quite advantageous in comparison of artificial system of classification, but still all the criteria which were needed to be understood by the classification system, those were not clear. That is why this was also not accepted. And then came 2 kingdom classification by Carolus Linnaeus. What did he do? He also gave us this 2 kingdom only, animal kingdom and the plant kingdom. That was also not convenient, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ एनिमल प्लांट यही 2 किंगडम्स को अगर कंसिडरेशन में रखेंगे, देन व्हाट वुड बी अबाउट दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रोस्कोपिक है. इनके बारे में तो यहाँ कुछ बात ही नहीं हुई थी. मोनेरास के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हुआ. अबाउट फंजाई नथिंग वाज एक्सप्लेन. यूग्लिना की अगर बात की जाए उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया था, एंड दैट इज़ वाई दिस सिस्टम वाज ऑल्सो नॉट कन्वीनियंट. बट दिस वर द बेसिस, मीन्स द another biologists who were also studying about the classification system, these all datas were so much benefited for them, ताकि वो लोग क्या करें कि इस चीज़ों को अपने कंसिडरेशन में रख के वो लोग नए डेटास को फॉर्म कर पाए. बिकॉज स्टिल यू पीपल वुड बी नॉट हैविंग द बेस ऑफ द डेटा, यू वुड बी नॉट हैविंग आइडिया अबाउट द हायर डेटास, और ये चीज़ें उनके लिए बहुत ही बेनिफिटेड थी. सो no doubt this classification systems were not accepted, but that was not a field system, or we cannot say that there were the
unwanted system or it was useless system, they were used by those scientists who had further kept on their studied. Okay, so let's talk about why these all three system of classification was not accepted by all the biologists, and they went on for the further classification system. So see, here I have written down the demerits, means the reasons why this system of classifications were not accepted. So first, this I have already told that उन्होंने सिर्फ RBC एक ही क्राइटेरिया यूज़ किया था और इसके बेसिस पर हम सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर सकते. नॉट इवन वी वुड बी हैविंग एनी आइडिया अबाउट रिलेशनशिप, वी वुड बी नॉट हैविंग एनी इंडिकेशन अबाउट द इंटर रिलेशनशिप. तो इसको तो पहले ही खारिज कर दिया गया, मीन्स वो एक्सेप्ट नहीं हुआ. एंड सॉरी, मेरा हिंदी प्रॉब्लमेटिक है, मैं कुछ भी बोल लेती हूँ. Natural system of classification, this was also not accepted. No doubt this was advantageous than this. पर फिर भी जैसे एडवांटेजेस क्या था कि वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझा पाए, हमको इंटर रिलेशनशिप भी समझ में आ रहा था. सी आई हैव रिटन हियर, इट वाज हेल्पफुल only for the related group of organism. We could not have any kind of idea about those organisms who are not naturally related to each other in any criteria. ना ही हमें उनका न्यूट्रिशन पता चलेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नथिंग वी कुड इंडिकेट. We cannot explain, not even we can understand. इसलिए this was not helpful. Another what was that avoiding heterogeneous group of organism. This was also one problematic thing कि heterogeneous rather than plants, all the other organisms are heterogeneous, heterotrophic. So ये पता चल गया कि भाई plants were autotrophic and all other organisms are heterotrophic, but it was yet not clear. heterotrophic में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, पैरासिटिज्म है, सिम्बायोसिस है, तो दिस ऑल थिंग्स वर नॉट क्लियर. दैट इज वाई this system was also not accepted. Then came Carolus Linnaeus, the father of classification. उन्होंने भी दो ही दिए थे, animal and the plant, but the problems were here the viruses, who is still concept of debate only. We are not clear should we keep them into living organism group or non living criteria, because it is still like a separate entity only. हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअल में है क्या, तो इनके बारे में नहीं समझा पाए. दैट इज वाई दिस वॉज द फर्स्ट डिमेरिट. सेकेंड वॉज फंजाई एंड द मोल्ड. फंजाई, एज आई टोल्ड यू दैट इट्स अ मल्टी न्यूक्लिएटेड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. तो इट वॉज वेरी मच कन्फ्यूजिंग टू बी केप्ट इट इन टू प्लांट और एनिमल, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक नहीं है पर ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक नहीं है पर फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉपिक है. सो दैट इज वाई इट वॉज वेरी मच कन्फ्यूजिंग अबाउट फंजाई ऑल्सो. एंड अनदर वॉज द cyanobacteria. Bacteria and cyanobacteria both are having number of similarities. So it was also very much confusing for Carl Linnaeus or for other biologists to understand from this classification system that bacteria and cyanobacteria should be kept into Plantae or Animalia. So this was all the demerit which was making biologists confused rather than being clear about the evolutionary relationship of organism. That is why this much classification system were not proper, that was not convenient for them to understand overall idea about classification. That is why this much only was done and the classification system moved on further.